Hello students, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नीट प्रारंभ बैच में, जो कि है कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो चाहते हैं यार नीट 2025 में एक बहुत ही बेहतरीन से कॉलेज से एमबीबीएस करना। ठीक है, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस करना, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस, जहां पे वी आर ब्रिंगिंग फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू द लेगेसी ऑफ श्री चैतन्य इन द डिजिटल फॉर्मेट। यूट्यूब पे आपको श्री चैतन्य के वही रैंक प्रोड्यूसिंग नोट्स, वही कॉन्सेप्ट्स, वही सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं जिससे आपकी रैंक इंश्योर हो सकती है। यहाँ पे रिजल्ट की बातें होती हैं और रिजल्ट निकाला भी जाता है। जेईई में AR1 निकाल चुके हैं हम, और नीट में भी वी आर एक्सपेक्टिंग द ऑल इंडिया रैंक 1 from Sri Chaitanya only. So in terms of result और in terms of क्या आपको deliverables मिलेंगे, वो तो टॉप नॉच होने वाले हैं। The next thing comes over here is your effort. अगर आपका effort dedicated है, अगर आप timely lectures देख रहे हो, आप एक बहुत अच्छे perseverance के साथ मेहनत करते जा रहे हो, तो फिर रैंक निकालना और रिजल्ट निकालना कोई बहुत टफ गेम नहीं होता। थोड़ा सा उसमें एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए रहती है, मेंटल एक्यूमेंट चाहिए रहता है, जो कि यू विल लर्न थ्रू आउट योर 11th एंड 12th यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आपका रैंक भी इंश्योर हो सकता है। ठीक है, सो माय नेम इज आदर्श राय एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने कक्षा 11वीं में काफी मतलब यही ड्रॉपर्स के लिए जो 11th का पोर्शन है उसमें काफी सारी बातें कर ली हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बातें की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक मैथ्स भी हमने कंप्लीट किया था। साथ ही साथ हमने और भी अदर पोर्शंस के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। और आज हमारा एजेंडा ये है कि यार वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर वेक्टर्स जो कि हमें यूज आता है। वेक्टर्स कायदे में तो मैथ्स का सब्जेक्ट है, बट क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स का यूजेज तो आप सभी जानते हो और प्रॉब्लम भी देता है, तो इस यूजेज को ही हम आज समझेंगे कि कहां कहां यूज हो सकता है और किन किन तरीकों में यूज हो सकता है। सो वेक्टर्स का एक फुल फ्लेजेड वन शॉर्ट सेशन है ये, एंड एंड तक देखना, आपको काफी सारे इंसाइट मिलेंगे और इसके बाद वेक्टर्स प्रॉब्लम भी नहीं देंगे। ठीक है, सो आज शुरू करते हैं वेक्टर्स की डिस्कशन को। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने क्या देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, और एक टाइप होता है अपना वेक्टर्स का, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है अपने स्केलर्स का। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज जिनको समझाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं सर कि फोर्स लगा, सर फोर्स लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब सोचो तुम, मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मैं से सीधे खड़ा हूं। ठीक है, आप बोल रहे हो सर आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा और मैं से सीधे खड़ा हूं, तो यार दिमाग में घुसी नहीं बात, क्योंकि उस सिनेरियो में कहां फोर्स लग रहा है? फिर नीचे की तरफ लग रहा है तो चलो समझ में आता है, क्योंकि दाएं और बाएं लगना चाहिए था। तो 10 न्यूटन सपोज करो यहां से मेरी तरफ लग रहा है, भाई 10 न्यूटन लगेगा तो मैं इधर गिर जाऊंगा। ठीक है, 10 न्यूटन मेरे पे इधर से लग रहा है तो मैं इधर गिर जाऊंगा, सिंपल चीज। तो मेरे मोशन से देख के तुम ये जरूर बता सकते हो कि यार फोर्स कहां लग रहा है। मैं सीधे खड़ा हुआ हूं तो कैसे पता चल रहा है फोर्स कहां लग रहा है? क्योंकि ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। ओके, ऊपर लगेगा, हो सकता है मेरे वेट से कम हो, तो भाई ऑब्वियसली 10 न्यूटन मेरे वेट से कम है तो पता ही नहीं चलेगा। तो एक नेसेसिटी यहां मैं महसूस कर रहा हूं, किसकी? फोर्स के साथ डायरेक्शन बताने की, क्योंकि उसके आगे का मोशन मैं समझ पाऊंगा जब मैं उस डायरेक्शन को एनालाइज कर पाऊंगा। एक था वेरी गुड इवनिंग, विनय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू पीपल। सो मुद्दे की बात यह है कि कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए भैया डायरेक्शन चाहिए ही। मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे सामने वाले को, आप उसको समझा नहीं पाओगे, बस मैग्नीट्यूड बता दे, समझा नहीं पाओगे। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनको समझाने के लिए मात्र मैग्नीट्यूड चाहिए, कि सर आपका वजन कितना है, आपका मास कितना है। भाई मेरा मास है 84 किलो। ठीक है सर, आप दिन में कितना खा लेते हो, कितने किलोग्राम खा लेते हो? मैं बोल दूंगा भाई मैं एक सवा किलो खाना खा लेता हूँ। ओके, बढ़िया। उसके बाद फिर सर आप दिन में कितना चल लेते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने किलोमीटर वॉक कर लेते हो? मतलब तुम मेरे से डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो मैं चल लेता हूँ यार, मैं आराम से 8 से 10 हज़ार स्टेप्स चल लेता हूँ नॉर्मल, बिना कुछ करते हुए, बिना रनिंग के।
तो मुद्दे की बात ये, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे डायरेक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जहां पे मुझे डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैं ढंग से आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन देना एक अनिवार्य चीज हो जाती है, वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरी जिनके लिए मात्र मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है वो कहलाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा एस्पेक्ट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स बचपन से हम सीखते आए हैं, और दूसरा स्केलर्स के एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी एग्जाम्पल्स है इसमें, प्रेशर है और बहुत सारी चीजें। एक और कंडीशन होती है वेक्टर क्वांटिटी को सेटिस्फाई करने की। एक तो हमने ये समझने के तौर पे समझ ली कि भाई इन क्वांटिटीज को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। एक और कंडीशन होती है चीजों को वेक्टर क्वांटिटी बोलने की कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब ये क्या है सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? ये तो हम पढ़ेंगे ही यार, ये तो हमें पढ़ना ही है, ये सेशन ही उसके बारे में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। मनोज जायसवाल, व्हाट इज अ वेक्टर? मनोज जी देखो, वेक्टर एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी। वेक्टर मतलब वेक्टर का तो अर्थ है डायरेक्शन देना, और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का अर्थ ही मात्र इतना है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटीज का अर्थ जिसमें मात्र मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े किसी को समझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए। जैसे मैं तुम्हें एक टॉपिक समझा रहा हूं, मैं तुम्हें टॉपिक समझा रहा हूं तो मैं तुम्हें लिख के भी पढ़ा रहा हूं और बोल के भी बता रहा हूं और कुछ हरकतें करके बता रहा हूं। तो तीनों विजुअल्स तुम्हारे लिए जरूरी हैं, एक लिखना, दूसरा मेरी हरकतें करना, एक्सप्रेसिव होना, और तीसरा मेरा बोलना, वोकल होना। सो लिखना, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड द वोकल बिहेवियर, ये तीनों नेसेसिटी है तुम्हें समझाने के लिए। ऐसी कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए मुझे वो ये तो बताना पड़ेगा कितना लग रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। और जिनमें मुझे डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं, बस मेरा मैग्नीट्यूड बताने से काम हो जाना है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। वेक्टर क्वांटिटीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है, और इस मात्र एक क्वांटिटी, इस पर्टिकुलर नोट या इस पर्टिकुलर फीचर के हेल्प से मैं ये भी एक एनालिसिस बता सकता हूं तुम्हें कि तुम खुद मुझे बताओ करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि करंट में यही एक चीज है जो कि नहीं होती है। अब देखो, करंट नॉर्मली समझने में, देखने में, सुनने में, बातचीत करने में ऐसा लगता है कि करंट डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व होगा, करंट के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा कि सर करंट इधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट सामने जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है। सिंपल सी चीज। अब क्योंकि करंट के साथ बोलते समय एक ऐसा परसेप्शन आता है, परसेप्शन एक उसमें एक अंदाज छुपा हुआ है डायरेक्शन का, तो हमें क्या लगता है करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही समझाना है यार कि कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए एक दूसरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे करंट के साथ भी एक परसेप्शन आता है अंदर से कि सर करंट के साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, बट करंट के साथ समस्या हो जाती है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि अभी कुछ स्लाइड्स बाद हम समझेंगे और आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से जानते भी होंगे, तो क्योंकि वो चीज वो फॉलो नहीं करता है तो अल्टीमेट गेम क्या आ जाता है, अल्टीमेट गेम ये आ जाता है कि भाई करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि करंट जैसे मान लो यहां से 20 एम्पियर आ रहा है, यहां से 15 एम्पियर जा रहा है, तो नॉर्मल सी चीज यहां 35 एम्पियर जाएगा। अब सोचो यहां से 20 एम्पियर आ रहा होता, यहां से 15 एम्पियर आ रहा होता, तो यहां कितना जाता सर? तब भी 35 एम्पियर जाता, सब तब भी 35 एम्पियर जाता। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, वेक्टर्स जो आपके करंट है वो ऐड हो रहे हैं। अब करंट ऐड इधर भी सेम तरीके से हो रहे हैं, इधर भी सेम तरीके से हो रहे हैं, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि वेक्टर के एडिशन में एक एंगल का कॉन्सेप्ट आता है और यहां पे एंगल अलग होने के बावजूद फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका अर्थ यही है कि यार यहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा। सो करंट किस क्वांटिटी में आ जाता है? करंट आ जाता है स्केलर में। करंट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का परसेप्शन है बट स्टिल ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, क्योंकि वेक्टर से पूरा चैप्टर भरा हुआ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी भाई कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है या फिर एक लेटर लिखा जाता है और ऊपर एक एरो बनाया जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल कोई सा भी लेटर ले लो और उसके ऊपर एरो बना दो तो समझ में आ जाता है सामने वाले को, मुझे, तुम्हें और जो क्वेश्चन बना रहा है उसे भी, कि हाँ यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो रही है। तो इस फॉर्मेट में अगर तुम्हें कोई क्वांटिटी लिखी है तो इसका अर्थ सिंपल सा एक ही है यार कि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने समझ लिया, तुमने समझ लिया, बस खत्म। इसी क्वांटिटी के चारों तरफ ऐसे घर से री के दो डंडे लगा दोगे तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि भाई
जो वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें क्या दो चीजें हैं, उसमें एक तो डायरेक्शन हो गया सर और एक हो गया मैग्नीट्यूड। तो मात्र अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है मैग्नीट्यूड का। दो डंडे के साथ उस वेक्टर को बना दोगे, आजू बाजू दो डंडे लगा दिए, बांस के खंबे लगा दिए और बीच में वेक्टर लिखा हुआ है, तो वो क्या दिखाएगा, वो हमें समझने के लिए, तुम्हें समझने के लिए और क्वेश्चन जो बना रहे हो उसके समझाने के लिए वो मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। अगर मैं उसी m को एक टोपा पहना दूं, इस तरीके का एक टोपा पहना दूं, ठीक है, टोपी पहना दी, तो ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये दिखाने लगता है, इसका नाम जो होता है वो होता है यूनिट वेक्टर। द नेम ऑफ दिस इज यूनिट वेक्टर। बट इसका काम जो होता है कि ये अब बस डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है। कैसे बोल सकते हो आप, मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि इस बेचारे का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको मैंने एक कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, एक कर दिया। तो अब एक का मैग्नीट्यूड किसी काम का होता है क्या, किसी काम का नहीं होता। मैं सोचो तुमसे बोल रहा हूं, तुम मेरे को जितने पैसे दोगे मैं उसमें इंटू एक करके तुम्हें वापस दे दूंगा, तो मैं किसी काम का है कि ये चीज है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर इंटू वन करके मैं 1000 रुपए दूं, 500 रुपए दूं, 5000 दूं, 5 लाख दूं, वही सेम अमाउंट वापस कर रहा हूं, तो क्यों टाइम पास कर रहा हूं मैं, उस समय में कुछ और पढ़ लूंगा, कुछ काम कर लूंगा। तो मुद्दे की बात ये, एक मैग्नीट्यूड किसी काम का नहीं होता, किसी भी नंबर का। तो ये जो वेक्टर तुम देख रहा हो, इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो इसमें मात्र क्या काम की चीज बच रही है, डायरेक्शन। इसमें मात्र क्या काम की चीज बच रही है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो क्योंकि एक है भाई, मैग्नीट्यूड तो सिंपल सी चीज एक है। ओके, सो ये आपका डायरेक्शन दिखाता है। दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन एंड दिस ओवर हियर इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। दिस ओवर हियर इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ओके, तो दोनों ये एनालिसिस समझ में आने चाहिए। ओके ऐसे यही बोला मैंने, मतलब यही बात है कि एक वेक्टर m को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो m वेक्टर में दो ही चीजें हैं, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड दिखा रही, लिख दिया, ये क्वांटिटी डायरेक्शन दिखा रही, दिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये एक तरीका होता है किसी भी m वेक्टर को लिखने का, ये एक तरीका होता है किसी भी m वेक्टर को लिखने का, ठीक है। ओके, सो ये एक एनालिसिस है यार कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज डायग्रामेटिकली जब लिखना हो तब तो ठीक है, जब डायग्राम एक्सप्रेस करना है तो ये एक लंबा सा एरो होता है जिसमें इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। और ये क्या कहलाता है, पीछे वाला ये कहलाता है टेल। दिस इज नोन एज टेल ऑफ द वेक्टर। ये हेड ऑफ द वेक्टर, ये टेल ऑफ द वेक्टर। जो भी डायरेक्शन रहता है वो बेसिकली तुम्हें ये दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी मूव कर रही है। चलो सर बढ़िया। अब यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपने बोल दिया है कि यार यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है, जरा यूनिट वेक्टर के बारे में तरीके तो बताओ, चीजें तो बताओ भाई, चीजें तो बताओ। सर 11 बजे 11 का बैच होता है क्या, और 4 बजे ड्रॉपर का, और सर 12 का कब होता है यार। एकता देखो, MWF TTS, M मतलब मंडे, W मतलब वेडनेसडे, F मतलब फ्राइडे। MWF होगा आपका 11 बजे से ड्रॉपर का, ओके। फिर 4 बजे से 11th का। TTS आपका 2 बजे से 12th का। ओके ओके, रोहित शर्मा हटे नहीं क्या यार अभी भी थंबनेल से? वहां थंबनेल पे पूरा टाइम टेबल बना हुआ था, तो अभी मैं बात करता हूँ टीम से, वहां पे वापस अपडेट हो जाएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि कब कब कौन सी क्लासेस है, तो मिस मत करो। ये तो फिजिक्स की बता रहा हूँ बस मैं, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी की भी आप क्लासेस देख सकते हो। तो वापस वहाँ पे वो रोहित शर्मा जी हटके, क्योंकि रोहित शर्मा जी आए थे ना यार, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा है यार तो ये चीज़ हट गई थी, अब रोहित शर्मा वापस हट जाएंगे, तो आप वहाँ पे टाइम टेबल पूरा का पूरा देख सकते हो, जो पूरा पेज का जो टाइम लाइन है, ठीक है। कोई नहीं यार शर्मा जी, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब यूनिट वेक्टर की आपने बात तो कर ली, यूनिट वेक्टर ये तो बताओ जरा, बताओगे, समझाओगे कैसे? सो यूनिट वेक्टर समझाता हूँ, यूनिट वेक्टर में समझाता हूँ। देखो, यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा था, है ना, सिंपल सी चीज है, डायरेक्शन की बात कर रहा था, ओके। और वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है सर, मान लिया। अब वो डायरेक्शन कैसे समझाओगे, मतलब आपने एक तो बता दिया, जरा मैथ्स के थ्रू सॉल्व करके बताओ यार। तो मैथ्स के थ्रू सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है भाई इसका। देखो, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर मुझे बनाना है, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या करता हूँ, जो वो वेक्टर है, जो भी वेक्टर है, उससे उसका मैग्नीट्यूड ही डिवाइड कर मारता हूं, समझ रहे हो? क्योंकि इस क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मान लेते हैं। अब अगर उससे मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे तो उस बेचारी क्वांटिटी में क्या बचेगा,
मात्र उसका डायरेक्शन ही तो बचेगा और डायरेक्शन ही आपका यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इसी तरीके से हम यूनिट वेक्टर को निकालते भी हैं। साथ ही साथ हम एक यूनिट वेक्टर के पर्टिकुलर पैटर्न से बहुत फ्रेंडली भी हैं, जो कि आप लोगों ने देखे भी होंगे। कौन कौन से सर? आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है भाई लोगों? ये है तुम्हारे यूनिट वेक्टर्स। दीज आर योर यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis, x, y and z axis। क्लियर है क्या? x, y और z एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं भाई, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, समझ लो, ये यूनिट वेक्टर्स है। किसके अलाउंग? x, y और z एक्सिस, x, y और z एक्सिस के अलाउंग। ओके सर, बढ़िया बढ़िया। अब जीरो वेक्टर की बात करते हैं, जीरो वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब देखो, एक सवाल आया हुआ था कि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं, जीरो होगा और उसमें डायरेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, तो वेक्टर कौन सा होगा? मतलब बेसिकली जीरो वेक्टर से रिलेटेड एक सवाल आया था कि किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो क्या? तो आंसर है गलत, उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि एक जीरो वेक्टर कैसे बनता है? ये सबसे पहले तो इसका बनना बताता हूं। जैसे मान लो एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, उस ए वेक्टर में से ही ए वेक्टर घटा दोगे तो आंसर बेसिकली आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आई, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी इसके समेशन पे एक फाइनल वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो भाई सब्ट्रैक्शन पे भी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, सिंपल सी चीज। और ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम? जीरो वेक्टर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कि भाई इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं कर सकते आप इसको, इस तरीके से दिखाया जाता है। और एक और प्रॉपर्टी यहां से ये समझ में आती है कि भाई सम और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप जीरो वेक्टर डिफाइन करते हो। चलो आओ अब एक बहुत मजेदार सी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि हमेशा ट्रबल देती है बच्चों को और कंफ्यूज रहते हैं लोग इसमें। क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स? ठीक है, तो आपने अभी सर और पूछ की बात करी, आपने अभी सर और पूछ की बात करी। क्या होती है सर और पूछ? यार सिंपल सी चीज है, सर मैं नहीं हूं, सर वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये सर हो गया और ये पूछ हो गई, ठीक है, ये सर हो गया, ये पूछ हो गई। पूछ मतलब टेल यार, सिंपल सी चीज। दिस इज बेसिकली द टेल and this is basically the head, okay, head ये है, tail ये है। अब देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है अगर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है अगर, तो हमें एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि भाई एंगल तभी हम निकालेंगे जब दो पूछ एक साथ हो या दो टेल एक साथ हो। समझ गए? पूछ एक साथ हो या टेल एक साथ हो, सॉरी, पूछ एक साथ हो या फिर सर एक साथ, मतलब हेड एक साथ हो। ओके, सो हम एंगल बिटवीन वेक्टर कब निकालेंगे? तभी निकालेंगे, वरना हम निकालेंगे नहीं। हम भले बुरा मान के बैठ जाएंगे लेकिन हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि तुम नहीं निकाल, तुमने बुरा नहीं माना और तुम निकाल के बैठ गए तो तुम गलत हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, भले बुरा मान के बैठ जाना लेकिन आंसर मत निकालना, मना कर देना, एकदम बोल देना नहीं, निकालना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को, खत्म बात। आप या तो दो टेल दो या फिर दो हेड दो, सिंपल सी चीज। और जब कभी भी दो टेल या दो हेड का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है इन दोनों के बीच में वो कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर। क्लियर है? तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर, ये एंगल बिटवीन वेक्टर, दो चीजें क्या समझ में आई? सबसे पहली चीज यहां समझ में आई, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द शॉर्टेस्ट एंगल between them when two heads or two tails coincide, not combine, coincide। ठीक है, मतलब ये चीज जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, और शॉर्टेस्ट एंगल जो सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताऊं क्यों? रीजन सिंपल सा ये है इसका कि यार जब आप ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते हो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करते हो, पैरेललोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करते हो या फिर सब्ट्रैक्शन बिटवीन वेक्टर्स करते हो, तब इस बात में कंफ्यूज हो जाते हो कि यार भाई एंगल कौन सा लेना है। एंगल वहां छोटा ले लेते हैं। अब एंगल कुछ लोग कभी कभी, क्योंकि देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सर और पूछ के पैर पे लगता है,
इधर आ जाता है शॉर्टेस्ट एंगल, ये ले लिए थीटा, इसके हिसाब से आंसर निकाल दिया गलत हो जाओगे, इसके हिसाब से आंसर निकाला गलत हो जाओगे, ठीक है। सो सिंपल मुद्दे की बात बस इतनी है कि यार ये शॉर्टेस्ट एंगल लेना है अपने को, क्या लेना है, शॉर्टेस्ट एंगल लेना है दो वेक्टर्स का, जब दो वेक्टर्स की पूंछ या दो वेक्टर्स के टेल एक साथ कोइंसाइड करे। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, समझ आ गया। सो इस तरीके से मैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालता हूं। ओके चलो, जैसे ये केस देखते हैं, ये केस देखते हैं। इस केस में क्या है कि यहाँ पे हमें ए बी, बी और सी और ए और सी के बीच का एंगल पता करना है। फटाफट पता करते हैं, फटाफट पता करते हैं। देखो यहाँ पे बी वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा। इनके बीच में क्या वो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, दो टेल या दो सर वाला? हाँ जी सर, यहाँ दो सर कोइंसाइड कर रहे हैं, दो सर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो छोटा एंगल होगा सबसे ज्यादा ये वाला है, ये एंगल हो जाएगा मेरा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर। ये 45 डिग्री हो गया, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ 60 होगा, तो ये 45 प्लस 60, ए और बी के बीच का जो एंगल बिटवीन वेक्टर आ रहा है कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री, 60 प्लस 45। ओके, ऐसे सिमिलरली बी और सी के बीच का पूछ रहा है। अब बी और सी में क्या केस हो रहा है, बी और सी में सर बी इधर है, एक काम करो थोड़ा इसको ट्रिकी बनाते हैं और सी को बोलते हैं हम कि सी की पूंछ इधर है, सी की पूंछ इधर है, ठीक है। क्लियर? मतलब ए और बी तो इस तरीके से थे, कौन सा कलर लूं, ये वाला लेता हूं। ठीक है, सब देखो ए और बी तो चलो सिंपल है सर, बट बी और सी और ए और सी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि ए और सी और बी और सी में थोड़ा लोचा क्यों है, क्योंकि देखो बी इस तरफ है और सी इधर है, बी इस तरफ है और सी इधर है। अब पॉइंट ये है कि यार बी और सी के बीच में सर वो वाला कंडीशन तो नहीं हो रही जो आपने बोला, दो पूंछ और दो टेल तो हो नहीं रहे। अब दो पूंछ और दो टेल कैसे करोगे यार, आप दो पूंछ और दो टेल कैसे करोगे। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं और वो यहाँ पे नोट में बताता हूं कि वेक्टर को जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें कहीं भी तुम शिफ्ट कर सकते हो और उसका ना डायरेक्शन ऑल्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड ऑल्टर होगा, तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब कि जैसे मान लो ये पेन मेरा एक वेक्टर है, ये पेन मेरा एक वेक्टर है, यहाँ पे शांति से टिका हुआ था, अब इसका बोरियत आने लगी है इसको, सिंपल सी चीज, बोला मैं इधर शिफ्ट होना चाहता हूँ, हो जाए यार, मैं इधर शिफ्ट होना चाहता हूँ, हो जाए यार, बोला मेरे सर पे आना चाहता हूँ, हो जा भाई, मेरे इधर छाती पे आना चाहता है, आजा यार, इधर जाना चाहता है, आजा यार, उधर जाना चाहता है, आजा भाई, जहां जाना है चले जा। एक शर्त बस फॉलो कर लेना कि अपना डायरेक्शन जो है ना वैसा का वैसा रखना और अपना मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की लंबाई ये जो है इसको सेम रखना। तो वेक्टर को कहीं भी रीजन में तुम शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को कहीं भी रीजन में तुम शिफ्ट कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, मतलब जो लेंथ है वो लंबाई रखना और डायरेक्शन एज इट इज रखना। तुम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, इसको इधर का कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जहां करना है कर लो, कुछ भी कर सकते हो। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere in space, anywhere in space with its direction and magnitude constant. क्लियर है? दिस इज द नोट, ये नोट है यार, ठीक है। आई सपोज ये पता भी होगा आप लोगों को, बट ये चीज आप समझ जाना कि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। और अगर ये लागू होता है तो देखो यही चीज मैं यहाँ पे लागू करूंगा। कैसे? ये सी वेक्टर इधर था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक काम करते, सी वेक्टर को कहाँ बना देते हैं, सी वेक्टर को इधर बना देते सर। देखो इसी सी वेक्टर को मैंने यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे अच्छी बात क्या हो जाएगी कि ये सी वेक्टर अब गायब और मेरे पास वो दो हेड वाला पेयर आ गया, और दो हेड वाला पेयर आ गया तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये जो शॉर्टेस्ट एंगल है, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, दिस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन वेक्टर। अब इसको मैं बोल सकता हूं हाँ ये एंगल बिटवीन वेक्टर है। तो ये 60 डिग्री थी और ये 45 डिग्री था, राइट? देखो जरा ध्यान से, ये 60 डिग्री दिया हुआ था, तो अब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा,
वर्टिकली ऑपोजिट पेयर, सिंपल सी चीज। ये 60 था तो ये 60 हो जाएगा। अब ये एंगल पता करना है, ये 60 था और ये जो एंगल था वो कितना था, 45। कैसे बोल सकते हो सर? अरे भाई जब ये 45 है तो ये 45 ही तो होगा, तो बी का हॉरिजॉन्टल के साथ 45, ठीक है। ये 60, ये 45 बचा ये एंगल, तो भाई थीटा प्लस 60 प्लस 45 तुम्हारा एक लीनियर पेयर 180 का बनेगा। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 105 घटा दो यानी 75 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। थीटा दिस इज द एंगल बिटवीन बी और सी, ये हो गया तुम्हारा 75 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट सिनेरियो, ए और सी का बीच का जानते हैं, ए और सी के बीच का जानते हैं। अब ए इधर है, सी इधर है, आओ देखते हैं। ए इधर है और सी इधर है, तो क्या करें यार? सर सी को तो पहले भी शिफ्ट कर लिया था, ए को भी करो ना यार। ए से आपने पैसे ऐसे लिए क्या? ला भाई ए को भी कर देता हूँ, ए देख इधर हो गया ये ए। क्लियर? अब एंगल बताना है, तो एंगल कैसे बताऊंगा? एंगल बताना, एंगल कैसे बताएंगे? तो यार देखो सी के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? और ये एंगल अगर बता दोगे ना तो काम बन जाएगा। तो कैसे बताऊंगा? ये एंगल पता है ना भैया, देखो 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो 60 में से 30 जाएगा तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या मैं 30 डिग्री बोल सकता हूं क्या एंगल बिटवीन वेक्टर? हाँ सर, क्योंकि देखो दोनों की पूछें एक साथ कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों की पूछ यहाँ पे एक साथ कोइंसाइड कर रही हैं। तो दो टेल्स जब भी कोइंसाइड करते हैं तो वो बेसिकली शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाता है। तो इस एनालिसिस से अपन एंगल बिटवीन वेक्टर क्लियर समझ सकते हैं, है ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बताओ? सो दिस इज बेसिकली हाउ एंगल बिटवीन वेक्टर इज अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर के बिना आप आगे का एस्पेक्ट नहीं समझ सकते, आप आगे का जो पूरा सिनेरियो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उसमें प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है, तो अब चलो सर ये आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। ठीक है? नो सर, नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस यस और नो? एकता यस और नो? देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, क्या है ये सीन? सो कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, अगर मान लो ये वेक्टर है, अब इसमें मैं एक स्केलर, सर प्रॉब्लम नहीं है, ओके बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से बना दी है, लेंथ बना दी है इधर वेक्टर का, ए वेक्टर भी बता दो, अब समझ में आ गया, हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? देखो, इसमें हम एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या है वो स्केलर क्वांटिटी? प्लस के या माइनस के। अब प्लस के मतलब +3 +4 +5/6 +5/10 प्लस 50/100 50/3, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी। यहां बस डिवीजन ऐसे हुआ है कि एक बार वो क्वांटिटी नेगेटिव है, एक बार वो क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव क्वांटिटी से जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इफ k इज ग्रेटर देन 0, सपोज करते हैं इस वेक्टर को एक मल्टीप्लीकेशन से k से मल्टीप्लाई किया और k इज ग्रेटर देन 0 मतलब k पॉजिटिव है। क्लियर? अब k अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर k जो हो जाएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा अपने पिछले के। मतलब सोचो k की वैल्यू है 5/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही थी, इसका मैग्नीट्यूड जो था, a का मैग्नीट्यूड था 10, तो भाई 10 में 5/2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो k टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो k टाइम्स हो जाएगा। तो अगर k तुम्हारा 1 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और 1 से 0 के बीच में है तो फिर मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। वो तो सिंपल सी चीज है, ये एस्पेक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्वांटिटी, जैसे मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं वही वापस मल्टीप्लिकेशन का, कि ये देखो एक स्कीम चलाते हैं अपन। स्कीम क्या चलाते हैं कि तुम मेरे को पैसे दो, तुम मेरे को पैसे दो, मैं उसमें मल्टीप्लाई करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तो जो लोग समझते ये हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्वांटिटी बढ़ती है, वो तो यहाँ भयंकर लॉस में हो जाएंगे, पता चले उनकी जीवन की पूरी आय खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं पता है क्या करूंगा मैं आप लोगों से पैसे लूंगा और उसको 0 से 1 वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सपोज करते मैंने आप लोगों से 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है, और मैं बोलूंगा इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 0 से 1 वाली किसी क्वांटिटी से, यानी 0.0001, ठीक है। 1/10,000 यहां आ गया और इंटू 10,000 ये रहा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा? आंसर तो सर 1 रुपया आ रहा है। 1 रुपया वापस करोगे आप? हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी से करता हूं जो कि 0 से 1 के बीच में आती है, तो जो ओवरऑल वैल्यू थी उसका वैल्यू से कम आंसर आता है, और जब भी इसको ग्रेटर देन 1 वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली वैल्यू से ज्यादा आंसर आता
है ना, सिंपल सी चीज। तो वही एस्पेक्ट यहां लगा है कि के से करोगे तो मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि बढ़ेगा घटेगा, वो के टाइम्स हो जाएगा, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है, ओके सर। लेकिन अब मजे की बात दूसरी ये है कि अगर के की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब के पॉजिटिव है, ये क्या था, के पॉजिटिव था मेरा, के था मेरा पॉजिटिव, और यहां पे के क्या है मेरा, के है मेरा नेगेटिव। तो के अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब इनिशियल डायरेक्शन ये था तो फाइनल डायरेक्शन ये हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा अगर ए वेक्टर था तो के टाइम्स ए वेक्टर कुछ इस तरीके का, क्योंकि वो नेगेटिव क्वांटिटी है। वो नेगेटिव क्वांटिटी क्या करेगी, पूरा डायरेक्शन उलट के वापस कर देगी। इधर जा रहा था, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे इस वेक्टर को तो ये इफेक्ट आता है, पॉजिटिव से करोगे तो ये इफेक्ट आता है। सिंपल सी चीज है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं सर और सिंपल बड़े एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो देखो, सबसे पहले तो ये नियम कहां लागू होता है? ये नियम लागू वहां होता है जहां पे या तो टू टेल्स और टू हेड्स, टू टेल्स या टू हेड्स कोइंसाइड, ठीक है, टू टेल्स या टू हेड्स कोइंसाइड, या तो दो सर मिल रहे हैं या तो दो पूछे मिल रही हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन्हीं सिनेरियो में लग सकता है, अन्यथा एकदम गलत। सब भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। भावनाओं में मैं थोड़ा बह गया और मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहां लगता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता है जहां पर वन हेड एंड वन टेल कोइंसाइड, हेड एंड टेल कोइंसाइड, ठीक है, हेड और टेल के पेयर में लगता है। कहां लगता है? हेड टेल पेयर में लगता है। क्लियर? जहां पे हेड और टेल कोइंसाइड करते हैं, जहां पे हेड और टेल कोइंसाइड करते हैं। पुराना वाला नहीं, वो पैरेललोग्राम के लगता है। मतलब कि यहां पे एक वेक्टर बनाया और यहां पे एक और वेक्टर बना दिया, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। ओके सर, क्या इसमें पैरेललोग्राम लगेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल लगेगा। क्या इसको ऐसे बनाया तो इसमें लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। मतलब हेड और टेल क्या इसमें लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दो टेल पेयर आ गए। क्या इसमें लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि दो हेड आ गए। उन दोनों में लगेगा क्योंकि हेड और टेल है। क्लियर है? सो हेड और टेल का जो कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो है कहां लगता है? मात्र हेड टेल के पेयर पे लगता है, जब दो वेक्टर, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे। तो आओ ऐसे ही एक सिनेरियो बनाते हैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ठीक है, अब ये ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, अब क्या करूंगा, सिनेरियो आ गया, हेड टेल का पेयर आ गया, हेड टेल पेयर होना चाहिए, मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है सर, आ गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिंपल ये बोलता है कि द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम ओपन टेल टू ओपन हेड। समझ रहे हो? ओपन टेल टू ओपन हेड। ओपन टेल टू ओपन हेड का अर्थ ये है कि यार यहां पे ओपन टेल ये वाली है जिसपे कोई भी नहीं है, और ओपन हेड ये वाला है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हो जाता है मेरा आर वेक्टर। ये है सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये आर वेक्टर क्या कहलाएगा? ये आर वेक्टर कहलाएगा मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है किससे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। पहली चीज, लगता कहां है? जहां पे भी हेड टेल पेयर है, हाँ जी सर। और उसके बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमेशा ओपन टेल टू ओपन हेड। क्या बात है, कर दिया क्या? हाँ जी। तो मैग्नीट्यूड भी बताओगे इसका मैग्नीट्यूड भी बताओगे? मैग्नीट्यूड अभी बताते हैं, डेराइव करके बता दूं क्या? बता दो डेराइव करके, कोई दिक्कत नहीं, हम बुरा थोड़ी मानेंगे। चलो डेराइव करके बताते हैं। देखो, डेराइव करेंगे तो क्या करेंगे, ये रहा मेरा ए वेक्टर, और ये जो बी वेक्टर है ना, इसको सरका के मैं इधर लिख ले रहा हूं। ये हो गया मेरा बी वेक्टर। क्लियर? ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ओके, या दूसरा एनालिसिस लेते हैं यार, छोटा एंगल लेके, इस तरीके से करते हैं।
ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये गिवन था मेरे को बी वेक्टर। और मुझे रिजल्टेंट पता है कहाँ होगा सर, रिजल्टेंट तो ओपन टेल टू ओपन हेड होता है, मतलब ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। जगह क्रंच हो रही है यार, जगह की इतनी कमी हो रही है क्या बताऊं। वापस बताता हूँ, बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा और आर वेक्टर ये हो जाएगा। सिंपल ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हुआ। बी वेक्टर को मैं इधर खींच रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा आर। ओके, अब देखो मैं ए का, ये मेरा ए था तो ये भी मेरा ए होगा, ए के पैरेलल ये हो गया, ठीक है। ये मेरा ए था तो ये भी मेरा ए होगा, ये मेरा आर चला गया तो ये वापस मेरा क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद फिर ये कंपोनेंट देखो जरा आप, ये कंपोनेंट देखो, ये ए है, ये ओ हो गया ना, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन जो वेक्टर हो जाएगा वो ए और बी का वेक्टर ये वाला होगा जब दोनों के टेल को इंसाइड कर रहे हैं। तो थीटा ये कह सकता हूं, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है। अब इस ए का कंपोनेंट यहां जो आता है वो हो जाता है ए कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आता है ये, इसको बोलते हैं ए साइन थीटा। आई सपोज यार ये चीज आप लोगों को याद होगी, ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉप ईयर में हो तो कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। श्रीनु हाय। सो ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो अब अल्टीमेटली कौन सा ट्रायंगल मुझे नोटिस करना है, मुझे करना है ये वाला ट्रायंगल नोटिस। इस ट्रायंगल में देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आर हो गया है, ये जो बेस है वो बी प्लस ए कॉस थीटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो ए साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कॉस ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी चीज, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ बी भी आएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, आर की वैल्यू आ रही है, तो आर की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यही आप लोगों ने रटा भी हुआ है पहले, आप लोगों ने देखा होगा, तो यही आंसर रहता है। कितना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मेरा नेट रिजल्टेंट होता है, जहां पे थीटा बड़ा गौर करने वाली बात है, थीटा ये एंगल नहीं होता। थीटा एंगल हमेशा कब होता है, जब ए और बी के बीच का एंगल लो, तो मतलब बी को इधर एक्सटेंड करो तो ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा। दिस इज नॉट थीटा, दिस इज नॉट थीटा। थीटा हमेशा कब लेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कब लेते हैं, जब दोनों के हेड और दोनों के टेल ही कोइंसाइड करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो नेट रिजल्टेंट रहता है वो हमेशा इतना रहता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, जो फाइनल आर बनता है उसका भी अगर डायरेक्शन मुझे बताना हो तो मैं ये फाई बिल्कुल बता सकता हूँ। इस एंगल को फाई ले लो, इस एंगल को फाई लोगे तो देखो इसी ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा हो जाती है। इसी ट्रायंगल में जो tan फाई की वैल्यू है वो a sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a cos ऑफ थीटा प्लस b के बराबर हो जाती है। तो यहां से तुम फाई भी बता सकते हो कि भैया b वेक्टर से इतना फाई एंगल ऊपर, बी वेक्टर से इतना फाई एंगल ऊपर की तरफ अगर एंगल बनाओगे तो आपका नेट रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा था पहला लॉ ऑफ एडिशन, जिसे बोलता हूं मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसका अगला जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसका मैं वापस डेरिवेशन नहीं करा रहा क्योंकि आंसर सेम ही आना है। ये बात आना जरूरी है। इसमें लागू कहां होता है, ये लागू होता है आपका टू हेड पेयर और टू टेल पेयर। मतलब कि दो सर मिलने चाहिए एक साथ तब लगूंगा, या फिर दो टेल मिलने चाहिए एक साथ तब लगूंगा, अन्यथा नहीं लगूंगा।
जैसे कि पिछले सिनेरियो में यहां पे हेड और टेल का पेयर होना चाहिए तब लगूंगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे दो सर, या एक बार और समझा दो पहले वाला। ओके रुको, चलो समझाता हूं एक बार और। देखो देखो जरा ध्यान दो। सबसे पहली चीज तो यहां पे ये है कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगता कहां है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगता कहां है। देखो फटाफट समझाते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगता वहां है जहां पे हेड और टेल का पेयर आता है, जहां पे क्या आता है, हेड और टेल का पेयर। तो देखते हैं, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। अल्टीमेटली मुझे क्या पता करना था, मुझे पता करना था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरे पास ए और बी वेक्टर दिया हुआ था, मुझे आर की वैल्यू पता करनी थी, कोई दिक्कत नहीं। ए इधर दिया हुआ था, बी इधर दिया था, एक हेड टेल पेयर आ गया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा, बिल्कुल सही। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसा बनेगा भाई, ओपन टेल से ओपन हेड बना देना, ये बना दिया, ओपन टेल से ओपन हेड बना देना, ये बना दिया, ठीक है। अब इस आर के मैग्नीट्यूड की तलाश में मैं भटकने लगा और उसके लिए मैंने वो डायग्राम बनाया, ठीक है। मैंने इसी डायग्राम को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ए वेक्टर को ऐसा ना लेके मैंने इस ए वेक्टर को कुछ इस तरीके का ले लिया। देखो ये है मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर कैसा हो गया मेरा ये। अब सिंपल सी चीज क्या है, इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि एक हेड और एक टेल पेयर आ गया। एक हेड एक टेल पेयर क्या बोलता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन सर यहां से यहां खींच दो, ये मेरा नेट रिजल्टेंट आ गया। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद क्या करता हूं मैं, इस बी को, अब बी को मैं सॉल्व करने के लिए बी को यहां बनाता हूं, ये बना दिया मैंने बी। इधर से इधर तक आप देख रहे हो ये बी है, ये जो दूरी आप देख रहे हो ये बी है। इसी बी को इधर खींच दिया और बेसिकली अब मेरे क्या हो गए, एक ए वेक्टर ये हो गया और एक बी वेक्टर ये हो गया। ये आर वेक्टर अब क्या कर रहा हूं मैं, सबके पैरेलल लाइनें बना रहा हूं। तो ए वेक्टर की पैरेलल लाइन ये बना दी, बी वेक्टर की पैरेलल लाइन ये बना दी और आर वेक्टर की पैरेलल लाइन ये बना दी। तो ये मेरा आर हो गया, इधर ये दिख रहा है जो आपको, ये मेरा आर हो गया है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ऑलमोस्ट बी के बराबर ही है और ये जो आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट ए के बराबर ही है, ठीक है। सो ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था कि यार ये जो एंगल है ना, अब इस एंगल थीटा को तुम एंगल बिटवीन वेक्टर बोल सकते हो। क्यों बोल सकता हूं सर मैं इस एंगल थीटा को क्यों बोल सकता हूं एंगल बिटवीन वेक्टर, क्योंकि यहां पे ए और बी की टेल मिल रही है। देखो एंगल बिटवीन वेक्टर बताने का मेन तरीका यही होता है कि दोनों की टेल मिलनी चाहिए, दोनों की टेल या दोनों का हेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये, इन दोनों का क्या टेल मिल रहा है, टेल मिल रहा है ए और बी का। देखो जरा यहाँ पे, हाँ, तो ये एंगल क्या एंगल बिटवीन वेक्टर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो थीटा ये बोल दिया, दिस इज द एंगल गिवन टू अस थीटा, जो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ये थीटा होगा तो ये थीटा ही होगा, सिंपल सी चीज, क्योंकि पैरेलल है। ये ए बना दिया, ये ए है, ए का हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा। अब इस ए के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो ये रहा ए कॉस थीटा जो कि इतनी लंबाई होगी और ए साइन थीटा जो कि इतनी लंबाई होगी, सिंपल सी चीज। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, अब फाइनली बात कर रहा हूं मैं इस बड़े से ट्रायंगल की। इसको देखो, इस बड़े से ट्रायंगल में ये लंबाई बी है, ये ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा है और ये हाइपोटेन्यूस तो मेरा आर है। तो सिंपल सी चीज पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो चीज यहाँ लगा दी और उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व किया। तो देखो मैग्नीट्यूड आ जाता है आर का, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। साथ ही साथ एक और चीज ये बता दी यहाँ पे tan फाई से कि जो आर है वो बी से कितने एंगल पे, 5 पे, तो वो भी बता दी, ए साइन थीटा अपॉन ए cos थीटा प्लस बी, ठीक है। सिंपल ऐसी चीज पैरेललोग्राम में भी लगती है, जहां पे दो सर और दो टेल पेयर होते हैं। और जब भी जहां पे पेयर ऐसे हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम सिंपल बोलता है कि diagonal of the parallelogram created will be the resultant vector, ठीक है। यहां पे भी वही जिद्दोजहद है, आर वेक्टर बता करना है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो आओ इसमें भी वही चीज पता करते हैं। ये बनाया मैंने एक वेक्टर, ये बनाया मैंने दूसरा वेक्टर, ए ये और बी ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। तो करते हैं, ये बन गया पैरेललोग्राम, ए के पैरेलल वो, बी के पैरेलल ये। अब इसका जो डायगोनल होगा ना वो मेरा रिजल्टेंट होता है, मतलब ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट। तो अब इसी आर की वैल्यू निकालनी रहती है। तो इस आर की वैल्यू के लिए वापस ये ए है तो इसको ए मानते हैं, फिर इसके कॉम्पोनेंट लेते हैं, ये भी ए हो जाता है, ये थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ये भी थीटा। सो ये वही ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा, वापस वही सिनेरियो आ गया
इस बड़े से ट्रायंगल में देखोगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर की वैल्यू हो जाती है वही सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। और अगर आर पूछोगे कितने एंगल पे बी के साथ, ये 5 बोल दिया, सो tan फाई वही हो जाता है आपका परपेंडिकुलर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, यानी ए साइन ऑफ थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, ये आपका tan फाई हो जाता है। मतलब एंगल फाई बता सकते हो आप tan फाई से करके, ठीक है। सो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी समझ सकते हो। दोनों लॉ यूजफुल हैं, सिचुएशन वाइज सिचुएशनल एनालिसिस करके हमें सॉल्व करना रहता है कि कहाँ पे हम पैरेललोग्राम लगाएंगे, कहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, उस बेसिस पे हमें प्रोसीड करना पड़ता है। तो दोनों आपको आइडिया होने चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि कल को चलो मुझे अगर मान लो सब्ट्रैक्शन करना पड़े, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना पड़े, ठीक है। तो इस सिनेरियो में सिंपल ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट याद रखो कि देखो यहाँ पे भी मैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करूंगा। जैसे कि दो केसेस देता हूँ, एक सपोज करो केस ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब माइनस ऑफ बी वेक्टर बनाना है, माइनस ऑफ बी वेक्टर बनाना है, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर ये रहा, दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब इस माइनस बी वेक्टर को कहाँ बनाऊं, तो ए से चिपका हुआ बना दो, या तो यहां 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 बना दो, सिंपल। चार तुम्हें जगह दे दी मैंने, कहां सी चार जगह भाई, देखो या तो यहां बना लो, या तो यहां बना लो, या तो यहां बना लो, या तो यहां बना लो। क्योंकि ए से चिपके हुए बनाओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि दो टेल मिल रहे हैं, दो हेड मिल रहे हैं, और फाइनल वेक्टर बता सकता हूं। समझो इस चीज को। तो तुम देख लो कहां बनाना है, अगर तुम यहां बनाना चाहो, यहां बनाना चाहो, किसी में भी, इसमें बता देता हूं, इसमें बता देता हूं कि ये बी वेक्टर था, माइनस बी वेक्टर मान लो ये बना दिया, मान लो माइनस बी वेक्टर मैंने ये बना दिया, ये हो गया मेरा माइनस बी वेक्टर। अब ये क्या किस सिनेरियो हो रहा है, तो ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से जोड़ना है, ए वेक्टर को किससे जोड़ना है, माइनस ऑफ बी वेक्टर से। ए को जब माइनस बी से जोड़ना है तो ए वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर ये रहा, कौन सा लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, सिंपल एक ही लग पाएगा यार यहाँ पे, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ। क्योंकि देखो एक टेल और एक हेड आ गए, सिंपल सी चीज, एक टेल और एक हेड आ गए, तो ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रहा आंसर, दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। डायरेक्शन तो बता दिया, मैग्नीट्यूड बताओ सर, तो मैग्नीट्यूड सिंपल यही होता है, इसमें एक सिनेरियो, एक चेंज बस ये आ जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा हो जाता है, ठीक है। यही बस चेंज आता है और कुछ नहीं। यहाँ हम नेगेटिव आ जाता है, और थीटा यहाँ पे क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा एंगल, तो ये थीटा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए। थीटा हर जगह एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल है वही है। और एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों की टेल और दोनों की हेड कोइंसाइड होनी चाहिए तभी। अंकिता हेलो, हाउ आर यू। सो एंगल बिटवीन वेक्टर तो हमें पता होना चाहिए कैसे निकालना, जब दो टेल और दो हेड कोइंसाइड करें। और इस सिनेरियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऐसे होता है। सपोज मैं बी को वहां ना बना के ऐसा बनाता, बी को मैंने सपोज ऐसा बना दिया होता, बी को सपोज करो मैं ऐसा बना देता, ठीक है। सो बी को मैंने ऐसा बना दिया, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और कायदे में तो बी ये था, ठीक है, और ये एंगल बिटवीन वेक्टर, तो माइनस मुझे ए प्लस माइनस बी करना है, तो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे वापस, और ये देखो ये बन गया, ये मेरा आर वेक्टर। सेम ही है ऑलमोस्ट, टेंशन मत लेना, सेम ही है, थोड़ा सा इधर टिल्टेड था, ये जो था थोड़ा टिल्टेड था, ये था मेरा बी वेक्टर, तो कायदे में आर ऐसा आना चाहिए था। तो देखो वैसे ही आर आ रहा है, सेम ही आर आएगा, जैसा ऊपर आया वैसे ही नीचे भी आएगा। दोनों ही तरीकों से सेम ही आंसर आना है, कोई अलग नहीं होना है, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, प्रोसेस सेम रहेगा, तरीका आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से। चलो, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 and 5 रिस्पेक्टिवली एंड द रिजल्टेंट फोर्स आर 13, फाइंड एंगल बिटवीन देम। बहुत स्टैंडर्ड केस, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड केस। देखो एक चीज आप हमेशा याद रखो और इसको अपनी टिप्स पे रखो कि 3, 4 और 5, 3, 4, 5, फिर 6, 8, 10, फिर 12, 5, 13, ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं ना जिन्हें बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं हम इनको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्यों है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि उसमें 5 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर, 10 का स्क्वायर तुम्हारा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर, 13 का स्क्वायर तुम्हारा 5 स्क्वायर प्लस 1 12 स्क्वायर के बराबर, ठीक है।
सो पॉइंट ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो वही सिनेरियो है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 12 और 5 रिस्पेक्टिवली एंड द रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड 13, फाइंड एंगल बिटवीन देम। इसी r से निकालने की कोशिश करते हैं, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बोला है, अभी जस्ट पढ़ा है हमने आर स्क्वायर भी। आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169 होता है और 169 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है π/2। यानी ये तीन वेक्टर्स कैसे हैं, ये 12 है, ये 5 है और ये हो जाएगा तुम्हारा 13, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन से। ठीक है, सो ये सिंपल सा तरीका होता है, इस तरीके से आप निकालते हो, बड़ा सिंपल सा मेथड था। अगले सवाल पे चलते हैं, सॉल्व करने की तुम लोग भी कोशिश करो। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स। बढ़िया यार, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। रिजल्टेंट ऑफ दो फोर्सेस, दो फोर्स जो है ए और बी, वो कितना है, दो फोर्सेस और इनके बीच का एंगल 100 150 भी दिया और उसका एंगल 10 है, मैग्नीट्यूड में 10 है एंड इट इज परपेंडिकुलर वन ऑफ द स्मॉल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो वेक्टर्स बनाते हैं, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। ओके सर, परफेक्ट। अब बोल रहे हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है किसी एक छोटे फोर्स के। तो देखो इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो ए और बी इनके बीच का एंगल कितना 150 और ये दोनों की टेल कोइंसाइड हो रही है, तो पैरेललोग्राम बनाओ और जो डायगोनल है वो क्या दिखाता है, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट जो है देखो परपेंडिकुलर है छोटे वाले फोर्स के, जो कि गिवन भी है, द परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द स्मॉलर फोर्स, ये हो गया केस। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। दोनों फोर्सेस का मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है, दोनों ही फोर्सेस का मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना है। आ जा भाई, पता करते हैं, आ जाओ पता करते हैं। तो अब देखो मेन इंटरेस्टिंग बात ये है, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यार ये अगर आप देखो ये ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा पाइथागोरियन ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये आर की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू बी हो गई और ये कितना हो रहा है ए। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये लिख सकता हूँ कि भाई ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा केस ये है कि एक आर को इस सिनेरियो से भी बता सकते हैं, क्योंकि यार अल्टीमेटली आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, सो आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सिंपल सी चीज है कि नहीं, सिंपल सी चीज, ये एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर दिया हुआ है 10, तो ये हो गया 100, ए स्क्वायर मुझे पता नहीं, बी स्क्वायर मुझे पता नहीं और 2ab भी मुझे पता नहीं, और कॉस 150 कितना होता है, तो कॉस 150 को कॉस ऑफ पाई 180 माइनस 30 बोल सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस 30, और ये हो जाएगा मेरा माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री, और माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे कितना आ जाएगा, -√3/2। बिल्कुल सही, -√3/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बता दोगे यार, मेन दिक्कत इसी की है, कॉस थीटा की। वैसे बताना तो बड़ा सिंपल है यार, पता है,
सवाल तो बहुत सिंपल है, एक सेंस में आ जाएगा। चलो इसको कंपोनेंट की हेल्प से बता देता हूँ। कंपोनेंट की हेल्प से समझना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। इक्वेशन में तो फंस जाएंगे। इक्वेशन में बेसिकली देखो फंसान क्यों हो रही है, यहाँ पे एक 2ab cos थीटा है, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर को तो यहाँ से रिप्लेस कर दूँ r की वैल्यू। उससे सिंपल अप्रोच यूज करते हैं। देखो यार, फाइनल रिजल्टेंट वर्टिकल आ रहा है, फाइनल रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है। तो इस a वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल देखो ये 150 है तो 30 डिग्री होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा a cos 30 होगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला a sin 30। अब a cos 30 b को बैलेंस करेगा तभी तो फाइनल रिजल्ट मात्र a sin 30 के बराबर है। देखो सोचने वाली बात यह है कि इधर वाला जो कंपोनेंट है a cos 30 वो b को बैलेंस कर देगा, पूरा का पूरा खा जाएगा। b इधर है, b इधर तुम्हारा कुछ वैल्यू रख रहा है और a cos 30 पीछे लगने लगा a का कंपोनेंट, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। तभी तो फाइनल रिजल्ट मात्र वर्टिकल के अलॉन्ग है, और वर्टिकल के अलॉन्ग भी कितना आ रहा है, बस a sin 30 के बराबर। कितना आ रहा है, बस a sin 30 के बराबर। तो यहाँ से एक सिनेरियो ये समझ में आ जाता है, इसको छोड़ो जरा, इन दोनों को अप्रोच को हटाओ। यूजिंग कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन निकाल के r की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, a sin of 30 आ जाएगी। क्लियर। और r कितना है 10, a की वैल्यू पता नहीं, sin 30 कितना होता है 1/2, सो a की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। और a cos of 30 किसके बराबर है, b के बराबर। a cos of 30 किसके बराबर है, b के बराबर। तो a इंटू √3/2 और a की वैल्यू कितनी है 20 सॉरी, इज इक्वल टू b, ये से कैंसिल 10, सो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10√3। करके देख लो, आंसर वही आना है, करके देख सकते हो, आंसर वही आएगा। इवन a स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भी चेक कर सकते हो। r स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर तुम्हारा आ गया 10, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 100, और ये 10√3 स्क्वायर 300, 300 प्लस 100 हो जाता है 400, 400 का अंडर रूट 20। ठीक है, तो वहां से भी चेक कर सकते हो। कंपोनेंट से ज्यादा आसान हो रहा है, कंपोनेंट से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल तरीके से इसमें प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, काफी लंबे कैलकुलेशंस हो जाएंगे मैथ्स के, जो कि हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम दे देंगे। तो यार सुकून वाला मेथड यूज करना चाहिए ना, सुकून वाला ही। चलो नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो होती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि इसमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, इसमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं और ऐसे रैंडमली प्रोड्यूस्ड रहते हैं स्पेस में। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज ये बोलता है यार कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स मतलब पॉलीगन तुमने बना दिया ना, पॉलीगन मतलब कोई भी आड़ा टेढ़ा सा शेप, खत्म, ये कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो इसमें एक साइक्लिक पैटर्न होना चाहिए। सिंपल सी चीज ये होती है, इसमें एक साइक्लिक पैटर्न होना चाहिए। ठीक, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर मतलब ये पॉइंटर्स बनाओ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। तब देखो सिंपल सी चीज ये, जब ये एक प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में डिफाइंड रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं मतलब कि अगर तुम यहां से ऐसे चलो, ए से चलो ऐसे, तो देख रही हो ए से इधर पॉइंट तक जो डायरेक्शन है वो एज इट इज है, फिर उसके बाद भी डायरेक्शन एज इट इज, फिर उसके बाद भी डायरेक्शन एज इट इज, फिर इधर भी डायरेक्शन एज इट इज। तो ऐसे चलते हुए जाओगे इधर इधर इधर, और फाइनली अगर ई भी एज इट इज होता ना तो फाइनली एंड करते तो सारे वेक्टर्स जो है ना ये p प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी प्लस आर, मतलब सिंपली p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r नहीं दिया, चलो r नहीं दिया, p क्यू एस प्लस टी प्लस, देखो सिंपल सी चीज ये बता रहा हूं, अगर सब सेम डायरेक्शन में ही है, यहां से चला मैं तो p भी उसी डायरेक्शन में, q भी उसी डायरेक्शन में, s भी, t भी और e भी सेम, ये वाला r वेक्टर भी सेम डायरेक्शन इधर ही होता ना, तो p प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी प्लस आर लिख देता इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे r ने क्योंकि उल्टा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे माइनस ऑफ r वेक्टर ले लूंगा इज इक्वल टू 0। सिंपल सी चीज, तुम्हें यही करना है। तुम्हें एक कोई सा भी पॉइंट उठाना है, सपोज डी से उठाता हूँ, डी से मैं मान लो ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी नहीं, चलो डी से मान लो मैं ऐसा जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ डी से, ठीक है, डी से ऐसा जाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव ऑफ एस वेक्टर, फिर उसके बाद नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर, फिर उसके बाद नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर, फिर पॉजिटिव ऑफ आर वेक्टर और नेगेटिव ऑफ टी वेक्टर। ठीक है, तो इन सब में नेगेटिव हो जाता है, इसमें पॉजिटिव, अल्टीमेटली यही गेम हो जाता। ठीक है, सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तुम्हें यही करना है। जैसे कि यहां एक सिनेरियो को जिस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, देख लो,
ये देखो ये वाला वेक्टर ऐसे दिया है, ये वाला वेक्टर ऐसा है, फिर ये वाला ऐसा है, फिर ये वाला ऐसा है, फिर ये वाला ऐसा है, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब बताओ तुम्हें कहाँ से चलना है। तुम कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो। तुम सपोज करो यहाँ से चल रहे हो इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जाओगे, सबसे पहले तुम्हें क्या मिला, ये इसको क्या नाम दे दे, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, एस वेक्टर, टी वेक्टर, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स वेक्टर तक है। तो देखो ऐसे जा रहे थे, पी उल्टा मिला तो माइनस पी वेक्टर, ठीक है, फिर क्यू सीधा मिला तो प्लस क्यू वेक्टर, फिर उसके बाद आर उल्टा मिला तो माइनस आर वेक्टर, फिर एस सीधा मिला प्लस एस वेक्टर, प्लस टी सीधा मिला प्लस टी वेक्टर, यू भी सीधा मिला प्लस यू वेक्टर, वी उल्टा मिल गया तो माइनस वी वेक्टर, डब्ल्यू भी उल्टा मिला तो माइनस डब्ल्यू वेक्टर, और एक्स जो है एक्स सीधा मिल गया तो प्लस एक्स वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 0। ये है पॉलीगन लॉ, ये है सिंपल पॉलीगन लॉ। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो किसी पॉइंट से उठो, एक चक्कर पूरा घुमा दो और जिस डायरेक्शन में वेक्टर आ रहे हैं, जो भी तुम्हारा डायरेक्शन है चलने का, वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, उसका उल्टा नेगेटिव, तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो कि सपोज करो तुम्हें ऐसे अरेंज्ड ऑर्डर में पी क्यू एस टी दे दिए, तो पी इधर किया, क्यू उसको इधर किया, एस को इधर किया, टी को इधर किया, फाइनल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब इनको फाइनली कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पी और क्यू का नेट रिजल्ट निकालेंगे, ये आ जाएगा। फिर इस पी क्यू वेक्टर को एस के साथ जोड़ेंगे तो नेट रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ दोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक सर दूसरे की टेल से कोइंसाइड कर, ट्रायंगल लॉ से ये आ जाएगा। फिर ये आ गया आपका पी क्यू एस वेक्टर, फिर इस पी क्यू एस वेक्टर को टी के साथ जोड़ देना, वापस ट्रायंगल लॉ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर को जोड़ते हुए, दो वेक्टर का जोड़ तो तुम लोगों को आता है, तो तुम आराम से कर भी सकते हो, ठीक है। सो यही बेसिकली पॉलीगन लॉ होता है। द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ, सोचो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का वेक्टर एडिशन कितना हो सकता है। यार सर ये क्या सवाल होता है, आप अभी तक पूछ रहे थे कि भाई एंगल इतना दिया हुआ है, एंगल इतना दिया हुआ है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो सवाल आंसर इतना है। यहां पे तो कोई एंगल दिया ही नहीं है, कोई एंगल दिया ही नहीं है। अब कोई एंगल दिया नहीं तो कैसे बताऊं भैया, तो कैसे बताऊं। तो यहां पे एक बड़ी मजेदार से कॉन्सेप्ट की बात होने वाली है कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि आप बोलते हो a प्लस बी है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स देखो, आर किस किस पे डिपेंड करता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, सिंपल सी चीज, पूरे का अंडर रूट। तो ये ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, ए बी पे तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब इस थीटा से डिफाइन होगा कि आर मैक्सिमम कब होगा। सो आर मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा ऐसी वैल्यू होगी जैसे कॉस थीटा मैक्सिमम आ जाए। तो ये कौन सी वैल्यूज होती हैं भाई, ये वैल्यूज होती है 2n पाई वाली। 2n पाई मतलब 0, n की जगह 0 रखो, n की जगह 1 रखो, यानी 2 पाई, n की जगह 2 रखो, हालांकि उससे कम ही होंगी, 360 से तो कम ही होंगी। सो अल्टीमेटली कौन सी केस की बात कर रहा हूं मैं इस केस की बात कर रहा हूं कि थीटा की वैल्यू 0 हो, जब थीटा की वैल्यू जब 0 हो, जब थीटा की वैल्यू 0 हो तब जाके पी मैक्स का केस आता है, और 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी मात्र a प्लस बी, ठीक है। ये आर मैक्स हो जाता है। और ऐसी आर मिनिमम कितना हो जाता है, आर मिनिमम हो जाता है जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाती है 180 डिग्री, तो हो जाता है a माइनस बी मॉड के साथ, क्योंकि b भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब आर मैक्स से आर मिनिमम के बीच में फाइनल वैल्यू आनी चाहिए, तो ये 10 है, ये 6 है, तो 10 और 6 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर मैक्स सिंपल सी चीज है, 10 प्लस 6 16, और आर मिनिमम कितना आएगा, आर मिनिमम विल बी इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, ठीक है। तो 10 प्लस 6 16 और 10 में से 6 गया आर। अब तुम ही देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, बताओ, सोचो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है भाई। 16 से 4 के बीच में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, 16 से 4 के बीच में 18 आ रहा है, कतई नहीं, 22 आ रहा है, कतई नहीं, 2 आ रहा है, कतई नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सी चीज। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे सर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी। मतलब एंगल दिया भी नहीं था तो भी मैं वेक्टर सम बता दिया। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस कैन बी 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, कितना हो सकता है, 8 न्यूटन के बराबर, 8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, ए का मैग्नीट्यूड
बी के मैग्नीट्यूड के बराबर और मैग्नीट्यूड के बराबर है ए प्लस बी के। एंगल बताओ ए और बी के बीच का कितना होगा। ठीक है, आओ कोशिश करते हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का दो सबका मैग्नीट्यूड बराबर ही है। हाँ, तो एंगल कितना होगा ए और बी के बीच में। चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आर मेरा ए प्लस बी है, आर मेरा ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्या निकाला है क्या हमने, बिल्कुल। आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अच्छा जी, ओके। अब ये किसके बराबर है भाई, ये तो सर ए के भी मैग्नीट्यूड के बराबर है और बी के भी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इस बी को ए ले लेता हूं और ये भी ए ही है, सो ये हो जाएगा और स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर चला गया, आर की जगह क्या लिख दिया ए, सो ए स्क्वायर और बी भी कितना है, ए स्क्वायर ही है प्लस 2, ये बी भी ए है तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या बात है, देखो ए के स्क्वायर से ए के स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, -1/2 यानी कि कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस 60 होता है, माइनस ऑफ कॉस 60, सो कॉस 120 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2। तो फाइनल आंसर कितना है सर, फाइनल आंसर है सर माइनस ऑफ 1, मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स ये ऐसे और ये ऐसे होंगे तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, ये 120 डिग्री। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आर। तो देख सकते हो तीनों की लंबाई सेम ही है, तीनों की लंबाई सेम है और दोनों के बीच के ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। क्लियर है, समझ आया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो सर, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या है, यहां पे बेसिकली आपका पॉइंट आता है एक वेक्टर को ब्रेक करना दो ऐसे एक्सिस के अलोंग जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर को ब्रेक करना है ऐसे एक्सिस के अलोंग जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि बहुत यूजफुल सा टॉपिक है, एक ए वेक्टर दिया है, अब इस ए वेक्टर को मैं दो एक्सिस के अलोंग तोड़ सकता हूं। कौन कौन से दो एक्सिस भाई, वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से तोड़ सकता हूं या उसी ए वेक्टर को देखो इस तरीके से भी तोड़ सकता हूं। देख रहे हो, इसी ए वेक्टर को एक टाइम पे किसी एक समय पे मैं उन्हीं दो डायरेक्शंस के अलोंग तोड़ सकता हूं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है सर, अब जैसे मान लो ये भी ए वेक्टर था, ये भी ए वेक्टर था, यहां पे इसके साथ जो एंगल बना रहा है थीटा है और यहां इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो फाई है। सो यहां पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस सिनेरियो में कैसे बनाऊंगा, यहां से एक ऐसा डायग्राम देखूंगा, ये देख रहे हो, ये कहलाएगा इसका रेजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, कंपोनेंट, जो बोलना चाहो बोलो। और इसी का ए इधर देख रहे हो, ये कहलाएगा उसका रेजोल्यूशन, प्रोजेक्शन, परछाई, कंपोनेंट, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज, इसका एक कंपोनेंट लिया, ये वही कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वही कंपोनेंट हो जाएगा। अब जिसके साथ एंगल दिया रहता है ना वो कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं दिया रहता वो होता है ए साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका एक कंपोनेंट ए कॉस फाई और इसका ए साइन फाई। अब पता है कुछ इसमें से लोग क्या करते हैं, बड़े मजेदार से होते हैं, उन्हें लगता है सर कंपोनेंट निकालना तो बढ़िया मस्त चीज है, तो मैंने ए कॉस थीटा का कंपोनेंट निकाला, अब मैं क्या करूंगा पता है, ए कॉस थीटा के दो में बांटूंगा, एक इधर और एक इधर, ए कॉस थीटा का, फिर ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा साइन थीटा। फिर बोलेंगे सर अब इसका एक काम करते, कंपोनेंट यहाँ निकालेंगे, ये एंगल भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, फाई मान लिया, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा साइन फाई, फिर उसका यहाँ निकाल लिया, फिर ऐसे यहाँ निकाल लिया। मतलब वो एक वेक्टर को तुमने गरीब को इतना खींचकान करके ऐसी तैसी कर दी उसकी कि वो बोलेगा भाई मुझे जीना ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसे नहीं होता भाई, दिस इज नॉट द वे, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। अगर आप लोगों ने इस तरीके से समझा, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सो वेक्टर किसी भी मोमेंट पे दो डायरेक्शंस के अलोंग ही बस ब्रेक होगा। ठीक है, और वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है,
सॉरी यही है कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो इस चीज को याद रखना। अब यही रेजोल्यूशन आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में भी होता है। ये तो देखो 2 डायमेंशन में, 2 एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई के अलोंग। अगर यही वेक्टर के 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स होने लग गए, जैसे सपोज करते एक वेक्टर है, एक वेक्टर यहां पे ऐसा बनाया, एक वेक्टर यहां से ऐसे बनाया, कुछ ऐसा जाता हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, एक वेक्टर ऐसा बनाया मैंने कुछ इस तरीके का। ओके, अब देखो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बता रहा हूं। तो एक कंपोनेंट तो देखो ये हो गया, ठीक है, एक कंपोनेंट इसी वेक्टर का यहां पे ये होगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर ये होगा। क्लियर है? ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। अब ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो भाई ये हो गया आपका ए जेड कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये हो गया आपका ए वाई कॉम्पोनेंट, और ये हो गया आपका ए एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाला, ये ए एक्स, ए जेड और ये ए वाई। और नेट ए वेक्टर कौन सा था? नेट ए वेक्टर ये था, दिस वॉज माई ए वेक्टर, दिस वॉज माई ए वेक्टर, ठीक है। सो अब ये ए जेड, ए एक्स और ए वाई को ही मैं रिलेट करके लिख रहा हूँ, इसी को मैं लिखूंगा। सो ए एक्स बेसिकली मेरा क्या है? ए एक्स है मेरा ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, जहाँ पे वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। ऐसी ए वाई है मेरा ए इंटू कॉस ऑफ बीटा, जहाँ पे बीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई। और ऐसी ए जेड है मेरा ए इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, गामा, गामा, ठीक है, जहां पे गामा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और जेड एक्सिस, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा, अभी अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। और ये डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 के बराबर होते हैं। देख भी सकते हो, क्योंकि देखो ए की जो वैल्यू यहाँ पे होगी कितनी हो जाएगी? ए पहली बात तो एक्सप्रेस कैसे होगा? अगर ऐसा वेक्टर है तो ए को एक्सप्रेस करेंगे हम कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप के अलोंग प्लस ए वाई जे कैप के अलोंग प्लस ए जेड के कैप के अलोंग। इसमें अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा ए की तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ए का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपल सी चीज, पूरे का अंडर रूट। क्लियर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फाइनली जब जोड़ोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए के स्क्वायर के बराबर डिवीजन हो जाता है, आंसर बनाता है, ठीक है। इससे एक और एनालिसिस, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बोल सकता हूँ, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब यहां से देखो 1 1 तो कैंसिल हो जाता है, बाकी सब उधर चले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस है और ये डायरेक्शन साइंस है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है और ये डायरेक्शन साइंस है, ठीक है, ये इसके बराबर होते हैं। ओके, सो ये होता है फिर आपका किसके बारे में डिस्कशन हो गया? ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और इसको हम याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे। इसमें एक और बस टॉपिक आ जाता है लैमीज थ्योरम का। लैमीज थ्योरम बेसिकली क्या है कि ये एक फॉर्मूला है बेसिकली उन वेक्टर्स के लिए जो कि एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं साइक्लिक तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर है। जैसे देखो ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। या तो इस ओरिएंटेशन में समझेंगे, अगर अपने को ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में कोई वेक्टर दे दिया, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है, या तो ये ऑर्डर या फिर इस ऑर्डर में ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो मानोगे ये दोनों चीजें सेम है ये दोनों चीजें सेम है। कैसे बोल सकते हो सर? अरे यार ए वेक्टर को यहां से उठा के इधर ही रहने दो और बी वेक्टर को यहां से उठा के इधर ले आओ। देखो इधर ले आओ, इस बी वेक्टर को उठा के इधर ले आओ तो बी वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर को उठा के इधर ले आओ, ये वेक्टर हो गया। देखो ए बी सी तीनों हो गए, ठीक है।
सो ये सेम ही है, ये सेम ही है, अलग नहीं है, ये पूरा सेम है। ये बोलो या ये बोलो, एक ही सिनेरियो है, एक ही एनालिसिस है। अब अगर इस एनालिसिस में आप जाते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा वैलिड रहती है कि a अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये सिचुएशन हमेशा वैलिडेट रहेगी। ठीक है, इस पर रिलेटेड एक सवाल भी है जो कि आप लोगों को करना है, आपके लिए होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये लैमीज थ्योरम से बेस्ड है, और यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, सो यार इसी सवाल के साथ फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। और अभी हमें मोशन इन 2 डायमेंशन में जितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी वेक्टर्स को समझने के लिए, वो सारी की सारी चीजें अभी हमने इस सेशन में कंप्लीट कर ली है। आई सपोज सबको बढ़िया लगा होगा। कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट आता है, नेक्स्ट सेशन में आओ, नेक्स्ट सेशन में हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगले सेशन से हम फुल फ्लेजेड तरीके से मोशन इन 2 डायमेंशन जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी तैयारी, उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके का सेशन रहेगा और मजा आने वाला है अगले सेशन में। सो प्लीज कम एंड डू हैव अ वॉच अबाउट इन दैट सेशन, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई विल साइन ऑफ विद दिस नोट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।